Very good morning to all of you. Myself, Mrs. Noreen Ansari. I am welcoming you to Shri Karni Academy and EduTech in this lovely morning. मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ श्री करनी एकेडमी एंड EduTech के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम यहाँ जुड़े हैं स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, और मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में और उनके उस नए चैप्टर के बारे में जो आपको स्टडी करना है। अब आप सोच रहे होंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट या तो बोरिंग या लेंदी या इसके अलावा हमें उसे अच्छे से कवर करना है। जिनका टारगेट है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स वो तो सोशल साइंस नो डाउट अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अभी जुड़े हैं और सोच रहे हैं हमें सिर्फ पास होना है या सिर्फ पढ़ना है, उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सारे सब्जेक्ट जब तक आप बोर्ड क्लास में सारे के सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इक्वल वेटेज के हैं। आप सारे सब्जेक्ट पढ़कर अच्छे से अच्छे परसेंटेज के साथ अगर क्लियर करेंगे तो आगे आपको 11th और 12th और अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा मिलने वाला है। अब जैसे कि मैंने आपसे अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया कि आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस सब्जेक्ट में भी आज आपने बुकलेट देखा होगा, अपना कोर्स बुक 20 चैप्टर्स आर देयर। टोटल कितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर? 20 चैप्टर्स आर देयर। उसमें भी आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं कोर्स की, आपका अच्छा मार्क्स, सबसे टारगेट क्या है कि हमारे अच्छे मार्क्स बने, तो उसके लिए सबसे पहले वेटेज देखने हैं। अगर मार्क्स का वेटेज देखें तो एक पॉलिटिकल पोर्शन ऐसा है जिसका बहुत अच्छा वेटेज है और चैप्टर्स भी कितने हैं? नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 3 ओनली। तो आज हम जो चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटिकल चैप्टर से ही शुरुआत करने वाले हैं, हिस्ट्री से नहीं करेंगे हम। आज हमारी शुरुआत जो है क्लास 10 के सोशल साइंस की वो होने वाली है चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी से। आप अभी मैंने आपसे बताया कि मैंने पॉलिटिकल के पोर्शंस पहले क्यों लिए हैं, वेटेज बहुत अच्छा है। इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। किस तरह के बनते हैं वो आप पूरा वीडियोस देखें, आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस कंटेंट से और क्या क्या आ सकता है। एक और चीज, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल भी आप ये ना सोचे कि हमें कुछ समझ आएगा या क्या क्या हमें मेहनत करनी है या दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारे चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गो वोट का एक बहुत अच्छा साइन आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप लोगों को सोच रहे होंगे कि या वोट डालना, लोकतंत्र हिंदी में जिसे कहते हैं, या जिसकी सरकार हमने चुनी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इलेक्ट और बाय पब्लिक, यानी किसने चुना है उसे? पब्लिक ने चुना है। वो गवर्नमेंट का सिस्टम जिन्होंने पब्लिक ने चुना है वो क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट है वोट। अगर आप डेमोक्रेसी को देख रहे हैं तो किसको देखना है आपको? सबसे पहले वोट का राइट होता है। अब हम मूव करते हैं इसके बेसिक मीनिंग में कि बुक में इसका क्या एक एक्स्ट्रा मीनिंग आपका इसमें चल रहा है। तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस प्लस क्रेतिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कहा गया है डेमोस, अगेन अ ग्रीक वर्ड। डेमोस आपको दिखाई दे रहा है, क्रेतिया एंड डेमोक्रेसी का 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, जुड़कर बना है। The democracy is the combination of 2 Greek words demos plus kratia। डेमोस का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, पब्लिक। कार्तिया का मतलब पावर। पहले आपको ये ऐसा पता होना चाहिए कि डेमोस को पहले क्राउड में कहा जाता था, भीड़, लेकिन आज का इसका मॉडर्न मीनिंग माना जाता है पब्लिक, यानी देश की जनता, किसी भी देश की, हमारे देश की, किसी और कंट्री की, देश की जनता जब वोट डालकर किसी को चुने, वो जब सरकार बनाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? डेमोक्रेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहेंगे हम? डेमोक्रेटिक। प्लीज माइंड माय वर्ड्स अगेन, मेरे वर्ड्स दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। द वर्ड डेमोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस प्लस क्रेतिया। डेमोस पब्लिक, क्रेतिया पावर, यानी जिसमें क्या हो, लोगों ने सरकार चुनी हो, इसे क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। अब इसी में इन्होंने कहा है it is the system of governance where citizens have the power। again मैंने आपसे अभी कहा हमने चुनी है, यानी पावर किसकी? हमारी इन द सेंस सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, हर उस देश के नागरिक की पावर जिसने सरकार चुनी है। अब इसी में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कि डेमोक्रेसी के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं। मीनिंग आप समझ चुके हैं। एक और चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर डेमोक्रेसी की कुछ डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट होती है, नोट्स में आपको अवेलेबल रहेंगे लिंक में,
कि इसमें इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ गवर्निंग सिस्टम ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यानी इब्राहिम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें दी है कि वो सरकार जो लोगों के लिए है, लोगों से है, लोगों द्वारा है। यानी पीपल elect the government या democracy is a system of government in which people of the people for the people and by the people। अब इसी में हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यू होता है फर्स्ट पार्ट वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम क्या समझ कर आए, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने कहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, और उसी को क्या कहा गया, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पीपल पार्टिसिपेट। वो सरकार जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, इसीलिए हिंदी में से क्या कहा जाता है, लोकतंत्र। अब उसी का पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स डेमोक्रेसी की क्या क्या होती है। पहले फॉर्म आपको दे दी गई है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड दे दी गई है सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड इकोनॉमिक एंड द लास्ट वन इज मॉरल डेमोक्रेसी। ये 4 फॉर्म्स आपको कोर्स बुक में या अपने कंटेंट में पढ़नी है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती क्या क्या है। अब इसी में मूव करते हैं, हम सबसे पहला पार्ट लेते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। अगर आपने देखा होगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज लिबरल डेमोक्रेसी। यानी आपसे 1 वर्ड में या 1 नंबर में पूछ लिया जाए व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी। आप क्या लिख पाएंगे, लिबरल डेमोक्रेसी। अब इसी का सेकंड नेम है ये लिबरल डेमोक्रेसी। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की होती है। पहली होती है एज अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और फिर सेकंड होती है एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट। यानी 2 तरीके की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे। पहले उन्होंने कहा एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट। देखिए आपको सीले और दोनों ये जो डेफिनेशंस मैंने इसीलिए एक्सप्लेन की थी, ये डेफिनेशन है इब्राहिम लिंकन की, ये है प्रोफेसर सीले की, और ये दोनों ही अवेलेबल है, ये दोनों कंटेंट में अवेलेबल है, कोर्स में अवेलेबल है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों ने क्या कहा, या ये पूछा जा सकता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच एवरीबॉडी हैज अ शेयर। ये किसने कहा, हु सेड दिस। तो आप दोनों ये डेफिनेशंस आपको अवेलेबल हैं, आपको पता होना चाहिए किसने कही है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल वाली डेफिनेशन इब्राहिम लिंकन ने कही है, सिले ने कही है। एवरीबॉडी हैज अ शेयर, यानी गवर्नमेंट वहां जहां हर नागरिक का पार्टिसिपेशन हो। हम देते हैं हमारा पार्टिसिपेशन, कैसे देते हैं, थ्रू वोट, वी कास्ट आवर वोट। अब हम पढ़ रहे थे टॉपिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अनदर नेम ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज लिबरल डेमोक्रेसी। उसका दूसरा नाम क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के 2 पोर्शंस हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से, दैट डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट, और सेकंड हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी एज अ स्टेट। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट में क्या कहा, गवर्नमेंट में इन्होंने कहा इट इज अ पार्ट सिस्टम, जिसमें शेयर हो, लोगों का पार्ट हो, जिसमें गवर्नमेंट खुद कौन चुने, लोग चुने, पीपल चुने, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम जिसे कह सकते हैं। और सेकंड जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट आती है। सेकंड को आप यहाँ देखेंगे, कंट्रोलिंग, अपॉइंटिंग एंड डिसमिसिंग। यानी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो वर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर, डिसमिसिंग, यानी सर people elect or people appoint the nominee or representative, they representative control and dismiss also। इसका मतलब ये हुआ वो सरकार या वो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें लोग चुने, पीपल जो है वो चुन रहे हैं, लेकिन पीपल ही उन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर वर्किंग समझ नहीं आ रही है तो हम क्या कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। ये तो हुई एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट, यानी जिसमें होल, आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं इसके अंदर, होल पावर, यानी लोगों के पास क्या है, होल एंड सोल पावर है। लोग चाहें तो अपनी सरकार पसंद आ रही है, वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। और सेकंड फॉर्म आ रही है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या कहा, पीपल इलेक्ट। ये एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे हमारी वाली होती है आज की रिप्रेजेंटेटिव वाली, जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो हमारे लिए वर्क करते हैं टिपिकल टाइम पीरियड के लिए। जैसे हमारे देश की सरकार चुनी जाती है 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए हमारे देश में, चाहे आप स्टेट लें चाहे सेंटर लें, हमारे पास फिक्स्ड है, हम कितने सालों के लिए अपनी सरकार चुनते हैं, 5 सालों के लिए अपनी सरकार चुन रहे हैं। वी इलेक्ट देम फॉर 5 years, वी कांट डेमोलिश देम बिफोर 5 years until and unless MLAs doesn't get majority। इसका मतलब ये,
हमने जिनको चुना है हम उन्हें 5 साल से पहले खुद नहीं गिरा सकते अनटिल एंड अनलेस अगर उनके मेजोरिटी वाले एमएलएज या एमपीज कम ना हो जाएं। यानी हम सरकार चुन सकते हैं, ये हमें राइट है डेमोक्रेसी में। यानी इस डेमोक्रेसी को कहा रिप्रेजेंटेटिव, यानी कौन सा पार्ट हुआ वो एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा आया एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट। इसमें चुन भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डिसमिस भी कर सकते हैं। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज लिबरल डेमोक्रेसी। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट। स्टेट के आगे मेंशन कर ही दी गया, होल पावर, लोगों के पास कितनी पावर होती है, फुल ऑल पावर जो होती है वो पीपल्स के हाथों में होती है, अपॉइंट करना, कंट्रोल करना और डिमोलिश करना। और सेकंड फॉर्म आ गई गवर्नमेंट की, उसमें रिप्रेजेंटेटिव है। एक टाइम पीरियड के बाद, यानी हमें वो सरकार की वर्किंग समझ नहीं आई तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम उन्हें दोबारा नहीं चुनेंगे, उन्हें हम दोबारा से वोट नहीं डालेंगे। ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इसी में हम आगे चलते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो भी मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है उसको इन्होंने दो और पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और सेकंड फॉर्म आपको दे दी है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। ये आप अभी समझ कर भी आए हैं। यानी इसमें आप जब अगर आपसे डायरेक्ट कहें तो कौन सा वाला पोर्शन चलेगा, स्टेट वाला, और जो इनडायरेक्ट आपसे कहें वहां कौन सा चलेगा, गवर्नमेंट वाला। कौन सा पोर्शन चल रहा है इसमें, गवर्नमेंट वाला। यानी आपसे पहला फॉर्म कौन सा कहते हैं, डायरेक्ट और प्योर। वर्ड ही हम प्योर किसे कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी लोगों के राइट्स में कोई भी मिलावट नहीं है। लोग चुन सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। लेकिन सेकंड फॉर्म जो है उसमें हम चुन सकते हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे वर्क फॉर अस, वो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन हम उन्हें हाथों या इंस्टेंट जिसे हम बोलते हैं वैसा डिमोलिश या वैसी सरकार हम गिरा नहीं सकते। ये होती है सेकंड फॉर्म जिसे हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव के भी इन्होंने दो पार्ट आपसे बताए हैं, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। हमारे देश में कौन सी, आप कमेंट में बता सकते हैं, हमारे देश में कौन सी डेमोक्रेसी चलती है, पार्लियामेंट चलती है या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है, या दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, आप जरूर बताइएगा। वैसे बता देते हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का ब्रिटेन को दुनिया में माना जाता है। और अब आपको बताना है कि चैप्टर अगर समझ में आ रहा है, मीनिंग आपको समझ में आया है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर आपको समझ आई है तो क्या होता है प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी का, आपको रिसर्च करके बताना है ताकि आपको टॉपिक से जुड़ पाए। नेक्स्ट, हर एक डेमोक्रेसी या हर एक चीज के कुछ विश्वास होते हैं। जैसे आपने आए हैं 10th क्लास में, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स आपके सेशनल के होंगे, कितने मार्क्स आपके थ्योरेटिकल पेपर के होंगे, यानी आपको हर चीज मेंशन है। उसी तरह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के भी कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा है बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसी देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो सकती है जिसके पास क्या अवेलेबल हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ सेट ऑफ बुक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आप किसे कह सकते हैं, एक लाइन में अगर मैं आपसे डिफाइन करूं, अ सेट ऑफ रूल्स जिसे आप कह सकते हैं। हर एक देश के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कहा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उसी जगह हो सकती है जहां क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। उसके बाद सेकेंड इन्होंने एजम्पशन क्या बताया है, सोवर्निटी एंड सुप्रीम ऑफ द पीपल, यानी पावर मेन किसके पास होनी चाहिए, पीपल्स के पास। अब आप शायद दिमाग में ये चल रहा है कि मैम क्या कह रही है, मैम कह रही है कि डायरेक्ट वाले में तो लोग पावरफुल हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वाले में हम वोट डाल सकते हैं लेकिन हम पावरफुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी हम पावरफुल है। कैसे, हम दोबारा उन्हें कभी नहीं चुनेंगे, हम मौका देंगे जो सरकार हमारे लिए काम ना करे, यानी वो गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क करेगी। उन्हें पता है कि हमें दोबारा चुनकर आना है, हमें हमारे देश के लिए काम करना होगा अगर हमें चुनकर आना है। इसी को कहते हैं सोवर्निटी ऑफ पीपल या सुप्रीम पावर ऑफ पीपल। दे आर नोइंग इट कि अगर हमने लोगों की नहीं सुनी तो लोग हमें कभी दोबारा सरकार में देखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए दोनों फॉर्म्स की डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्म्स की डेमोक्रेसी जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर जरूरी है तो इसमें और इसमें एक फर्क क्या रह जाता है जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है दोनों को, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्चुअली इतनी पॉसिबल नहीं है ह्यूज पॉपुलेशन के साथ। जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे लोगों की एक सोच लाना, हमारा इंडिया जैसे डाइवर्स है,
कल्चर में, स्टेट्स में, लैंग्वेजेस में, तो सारे लोग एक साथ मिलकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का रहा कि हम एक सरकार चुने, रिप्रेजेंटेटिव चुने, जिसे आप दो तरीके से कहते हैं। एक तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चुन रहे हैं तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट चुन रहे हैं तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाले चैप्टर इसी से जुड़े हैं, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए यही आपको क्लियर कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो हमारे लिए वर्क करते हैं। हमारे देश में इसका टाइम पीरियड कितना है, 5 सालों के लिए है। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिबरल डेमोक्रेसी। और अब इसी के दो पार्ट कौन से बने, एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट, एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट में हमने कहा पीपल आर होल्डली पावरफुल, लोग ही क्या है, पूरी तरह से पावरफुल है। 3 वर्ड्स आपको इसमें याद रखने हैं इंपॉर्टेंट, अपॉइंटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसमिसिंग, यानी अपॉइंट करना, कंट्रोल करना और डिसमिस करना, होल एंड सोल इन द हैंड्स ऑफ पीपल। सेकंड मैंने आपसे कहा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे वर्क फॉर द गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक फीचर है जिसे कहा गया है इट इज अ वे टू अचीव द गोल। वे मतलब रास्ता, यानी इट्स नॉट अ गोल, इट्स अ वे टू अचीव द गोल। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। जैसे आप सब लोगों का टारगेट है कि आपको किसी को 80% लाना है, किसी को 90, किसी को 95% अचीव करने हैं बोर्ड क्लासेस में, लेकिन 95, 85 ये क्या है, आपका टारगेट है, आपका गोल है। लेकिन आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे, आपका सब्जेक्ट डिवीजन, 2-4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत मास्टर्स होंगे तो उसको आप थोड़ा कम पढ़ें भी तो भी अच्छा कर सकते हैं। 2-1 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसको आपको लग रहा होगा मुझे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये जो आपकी तैयारी है, ये जो आपकी प्लानिंग है, इसे क्या कहा जाता है, वे टू अचीव द गोल। यानी अपने उस 85, 95, 99% को अचीव करने का रास्ता, वही इन्होंने कहा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोई गोल नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देश को चलाने का एक स्ट्रॉन्ग वे है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आपकी कौन सी डेमोक्रेसी आ रही है, सोशल डेमोक्रेसी। बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आ गई, ये तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आ गई। अब इसमें और उसमें क्या क्या मेन डिफरेंस है आपने ऑब्जर्व किया होगा। जो लास्ट डेमोक्रेसी या टाइप, एक और चीज, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी है। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फॉर्म्स यानी कितने तरह की, तो पहली ही हमने अभी पढ़ी है पॉलिटिकल, नाम से ही पता चला लिबरल, और उसमें हमने डिस्कस किया स्टेट को, गवर्नमेंट को, वो रिप्रेजेंटेटिवशिप को। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी उससे थोड़ी सी अलग है। सोशल डेमोक्रेसी क्या कहती है, दैट कि अगर आपके देश में लोग हैं, पीपल आर रेडी टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, अगर लोगों के पास राइट है, दे आर रेडी टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, तो क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए जो वो डेमोक्रेसी को सोशल बना दे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है सोशलिज्म। क्या याद रखना है आपको, सोशलिज्म, यानी सोसाइटी की एक बैकग्राउंड होनी चाहिए, तब जाकर वो डेमोक्रेसी क्या बनेगी, सोशल डेमोक्रेसी। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट शो हो ही रहा है, इट इज इंडिविजुअल। इन दिस इंडिविजुअल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड का इन द सेंस भेदभाव, जिसे हम क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो सोसाइटी जहां लोगों ने अगर वोट डालकर सरकार चुन ली है, लेकिन देखिए अभी मैंने आपसे कहा हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो भी कहां से आते हैं, हम ही लोगों में से आते हैं। अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, दे आर फाइटिंग फ्रॉम बिटवीन अस ओनली, यानी हमारे ही बीच में से वो कैंडिडेट चुना गया है जो इलेक्शन में खड़ा होगा। अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, नॉट इक्वल वाली एक फीलिंग है, तो क्या हमारी वो डेमोक्रेसी अच्छी होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए आपकी क्लास में आपको मॉनिटर चुनना है, लेकिन वो 5 बच्चे जो परसेंटेज 50 से कम लाते हैं वो मॉनिटर नहीं चुनेंगे, तो ये डेमोक्रेसी हुई। आप मेरा शायद एग्जाम्पल समझ पा रहे होंगे कि सोशल और पॉलिटिकल में क्या फर्क है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बात की गई कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सरकार लोगों द्वारा चुननी चाहिए और इस तरह की सरकार हो सकती है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में क्या कहा गया, वो जो गवर्नमेंट हम चुन रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए,
वो इक्वालिटी बेसिस होनी चाहिए, उसमें सारी वैल्यूज, क्या वैल्यूज इन द सेंस हमारी सोच, हमारे विचार वो अच्छे होने चाहिए, सबके लिए बरोबर, सबको राइट अगर मिल रहा है तो इक्वल। ये और एक अलग क्वालिटी हो सकती है कि भाई बच्चा कैसा दिख रहा है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, वो अलग एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि मॉनिटर बनने के लिए 3 लोगों को हमारी क्लास में से कैंडिडेट बनाने हैं, अगर हम ये देख लें कि 50% जो बच्चा ला रहा है वो कभी भी खड़ा नहीं होगा, वो कैंडिडेट नहीं बनेगा या वो वोट नहीं डालेगा, तो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? बिल्कुल नहीं। आप सोच सकते हैं, जवाब दे सकते हैं मुझे, तो क्या ये डेमोक्रेसी बनी? और अगर बन भी गई, सपोज उसे वोट डालने का राइट दे दिया, लेकिन उसे ये राइट नहीं दिया कि आप इलेक्शन इलेक्ट करें, यानी आप मॉनिटर की पोस्ट पर खड़े हों, तो इसका मतलब फिर हमने डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, एक स्टेप पीछे ले लिया, यानी कंप्लीट डेमोक्रेसी हमने नहीं ली। वही सोशल डेमोक्रेसी कहती है there should not be any discrimination against color, caste, creed, wealth etc. इसके बहुत बातें अगर आप सोचें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व कि भाई कौन से पैसे हैं, कितने पैसे हैं, कौन कितना कमा रहा है, कलर किसका कैसा है, कौन सी कास्ट से आ रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी जस्ट सोशल डेमोक्रेसी, जस्ट इन द सेंस, यानी इसकी समरी क्या कहती है? समरी ये कहती है, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये एक और इम्पोर्टेंट, सारे लोग क्या माने जाएंगे, इक्वल। यानी अगर हम क्लास में छोटी सी डेमोक्रेसी का अगर एग्जांपल लें, तो हर एक बच्चा, चाहे वो कितने भी परसेंटेज ला रहे हैं, चाहे वो उस क्लास का, अगर आपकी जैसे बात की जाए क्लास 10th है और आपकी क्लास के अगर हमने 500 बच्चों को टारगेट किया है, तो 500 बच्चे हमें क्या लगने चाहिए, इक्वल। इट कैन बी अचीव विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट इकोनॉमी। एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, हर को अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी की क्लियर मिलनी चाहिए। इकोनॉमी का क्या टारगेट होना चाहिए, अर्थव्यवस्था जो है सब लोगों को अपॉर्चुनिटी इक्वल सी दे, उसमें भी कोई भेदभाव ना करे। ये कौन सी डेमोक्रेसी कहलाई, सोशल डेमोक्रेसी। अब आप आई थिंक समझ चुके होंगे कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक, जहां हम लास्ट डेमोक्रेसी को थोड़ा सा छोड़कर आ ही गए हैं, वहीं से हम मूव फॉरवर्ड करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। अब आपने अब तक जो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ताकि आप चैप्टर को पीछे ना भूल जाएं कि चैप्टर हमने शुरुआत किया है डेमोक्रेसी का, चैप्टर नंबर 5 शुरू किया है हमने। पॉलिटिकल पोर्शन इनिशियल क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा है और इजी है, क्विक है। ये तो आप अब तक के एक्सप्लेनेशन में समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ मीनिंग देखना है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, डेमोस प्लस क्रेतिया, डेमोक्रेसी यानी पावरफुल पब्लिक। 2-3 ऑथर्स या 2-3 बड़ी पर्सनालिटीज के आपको डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए, जो आपकी मेंशन भी और इजी भी हैं। इब्राहिम लिंकन है, सिले हैं, इनकी डेफिनेशंस के साथ हम आगे फॉरवर्ड हुए हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एक डेमोक्रेसी। और उसी में हमने कौन सा पोर्शन पढ़ लिया है, अभी तक 2 पढ़े हैं। पहला पढ़ा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड हमने पढ़ा है सोशल डेमोक्रेसी। नाम से ही पता चल रहा था कि सोशल डेमोक्रेसी मतलब देयर शुड बी इक्वालिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में आपको समझा दिया गया कि कोई भेदभाव ना तो इकोनॉमिक लेवल पर होना चाहिए, ना कलर, कास्ट, लैंग्वेज से होना चाहिए। अब सेकंड पोर्शन हमारा आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है, इट इज नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी डेफिनेशन में, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। क्या होता है, डिफरेंसेस। That everyone should enjoy equal opportunity in the society. There would be no unemployment. The living standard of the people should be raised. यानी हमारा living standard, हमारा in the sense all, 1-2, एक लैंग्वेज, एक स्टेट, एक कल्चर, एक गली, ऐसा नहीं सोचना है। ये डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं कंट्री लेवल पर, यानी पूरे देश के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका मिलना चाहिए। और इस डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक वर्ड हमने इसलिए जोड़ा है, अगर आप अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब में अर्निंग, सब में किसकी बात की जा रही है, अर्निंग की। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी, यानी अगर हम कमा ना पाए तब। फिर हमारी बात हुई सेकेंड पॉइंट लिविंग स्टैंडर्ड की, यानी लिविंग स्टैंडर्ड अगेन हम किस तरह से रह रहे हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा, और ये सब हमारा किससे आता है, अगर हमारा अर्निंग लेवल अच्छा है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। तो इसीलिए इन्होंने कहा
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी किससे कहा कि वो डेमोक्रेसी जहां पीपल इलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे एम्प्लॉयमेंट की, एक लिविंग स्टैंडर्ड सबको मेंटेन करने की कोशिश करें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, सब तो एक जैसा नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही है, सब एक जैसा नहीं कमा सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट या ये डेमोक्रेसी मौका देती है कि सब कुछ ना कुछ कमा सके, यानी कोई अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो क्या रहे, कम रहे, और सबको अपने लेवल के हिसाब से कोई ना कोई काम मिले जरूर, कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी से छीनी ना जाए ना ले ली जाए। अब कई लोग इसी डेमोक्रेसी को कौन सी डेमोक्रेसी भी कंसिडर करते हैं, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट। इंग्लिश का वर्ड है कैपिटल, जो जनरली अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई स्टेट की कैपिटल होती है, राजधानी जिसे आप कहते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटलिस्ट का मतलब है कैपिटल इकोनॉमिक टर्म्स में, यानी आपके पास कितना मनी या रिसोर्सेस हैं उसको यहाँ क्या कहा गया है, कैपिटलिस्ट। अगर आप समरी अगेन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की देना चाहें तो ये है पीपल शेयर रिसोर्सेज इन देयर कम्युनिटीज एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन डिसाइडिंग हाउ दे आर यूज्ड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर ये 3 फॉर्म्स अब तक पढ़ ली है तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि सबसे पहली आपको फोकस करके अगर कोई पढ़नी है तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आप डिफाइन भी कर सकते हैं, दैट्स इट। डेफिनेशंस आपको जस्ट पता होनी चाहिए, वो यही हो गई, जैसे ये लास्ट 2 लाइन जो आपको रेड में मेंशन आ रही है, दैट पीपल शेयर रिसोर्सेज इन देयर कम्युनिटीज। लोग जो हैं अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, शेयर इन द सेंस एक दूसरे को देते हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, लेकिन आपस में यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, यूटिलाइज करते हैं। लोग एक दूसरे के इकोनॉमिक रिसोर्सेज में मदद कर सकते हैं, जॉब पाने में, अर्निंग में। वो डेमोक्रेसी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पीपल हैव अ राइट और कम्युनिटी हैव अ राइट एंड दे पार्टिसिपेट इक्वली। मैंने अभी आपसे कहा, वही अगर दोबारा क्लास वाला एग्जांपल हम ले लें कि 10 बच्चों को राइट दिया और 10 को नहीं दिया तो इक्वली पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। यही आपसे कहा गया कि एक फेयर लगेगा और क्लास का हर बच्चा जाएगा उसमें, अपने हिसाब से अपनी स्टॉल लगाए, अपने हिसाब से अर्न करे। अगेन तो हमने क्या कर दिया, सबको पार्टिसिपेट इक्वली। अब वो बच्चे का माइंड है कि वो क्या टॉपिक लेकर क्या स्टॉल लगाएगा या वो क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, वो बच्चे का माइंड है। वो कितना अर्न करेगा ये बच्चे पर है, स्टूडेंट पर है। उसी तरह लेकिन मौका क्या दिया, एवरीवन कैन डू इट, यानी सारे के सारे स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स कैन डू इट। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। Now we are moving forward to our next topic, that last is moral democracy. Last is moral और ethical democracy, जिसे हम क्या कहते हैं, moral। अगेन हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड क्लासेस में, हमने इसको आराम से पढ़ा है, जिसे हम एक सब्जेक्ट कहते हैं मॉरल साइंस। किसी को याद आ रहा होगा, किसी को नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन मॉरल वर्ड का आप देख पा रहे हैं, अनदर नेम इज एथिकल डेमोक्रेसी। इंग्लिश में एथिक्स किसे कहते हैं, इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं वेदर यू आर रॉन्ग और राइट, यानी आप जो काम कर रहे हैं या वो सही है या वो गलत है। एक मतलब या तो काम सही होगा या कोई काम गलत होगा, इसी को क्या कह सकते हैं, एथिकल। अब आप सोच रहे होंगे डेमोक्रेसी में एथिक्स, हमारी डेली लाइफ में एथिक्स समझ में आया है। अभी तक आप ये समझ पाए कि गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, एक गवर्नमेंट फॉर्म होने से देश का काम चल रहा है, देश के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारा देश चलता है। अब इसमें एथिक्स कैसे आया, तो आप देख रहे होंगे पहले पोर्शन जब हम पढ़कर आए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उसी का सेकंड हमने पढ़ा था सोशल। सोशल में हमने क्या कहा, एवरीवन इज इक्वल, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक पार्ट हुआ मॉरल डेमोक्रेसी का। मॉरल डेमोक्रेसी अपने आप में क्या कह रही है, मॉरल डेमोक्रेसी कहती है ह्यूमन वैल्यूज शुड बी कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन, एज द फाउंडेशन। यानी हर एक डेमोक्रेसी, जो 4 फॉर्म्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में, उसकी हर एक की एक एक बात है। जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट और स्टेट की बात की, सोशल में हमने बात की सोसाइटी की, इकोनॉमिक में हमने बात की इकोनॉमिक टर्म्स की, मनी की या एम्प्लॉयमेंट की या अर्निंग अपॉर्चुनिटी की। उसी तरह मॉरल डेमोक्रेसी में किसकी बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की, दैट ह्यूमन वैल्यूज कंसिडर एज द फाउंडेशन इन दिस डेमोक्रेसी। यानी इंसान की क्या वैल्यूज, हमारी क्या वैल्यूज हो सकती हैं, आप बताएं फटाफट से, मुझे सोच के कमेंट करके बताएं कि क्या क्या हमारी वैल्यूज हो सकती हैं।
जैसे कि आप कहेंगे थिंक पॉजिटिव, एक वैल्यू है। रेस्पेक्ट एल्डर्स अगेन एक वैल्यू है, यानी बड़ों को रेस्पेक्ट करना, ये हमारे कल्चर में है, ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज में है। उसी तरह आप कहेंगे डू नॉट स्टील, अगेन कोई चोरी नहीं करनी हमें, तो अगेन क्या हो गया, एक हमारी ह्यूमन वैल्यू हो गई। तो डेमोक्रेसी का इससे क्या लेना देना, डेमोक्रेसी का, मॉरल डेमोक्रेसी का इससे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। वो ये कहती है कि एक डेमोक्रेसी यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार तब अच्छी हो सकती है तब वहां के ह्यूमंस में क्या कंसीडर किया जाए, वैल्यूज को। देश के नागरिक अगर अच्छे हुए तो डेमोक्रेसी कौन सी होगी, मॉरल डेमोक्रेसी, एथिकल डेमोक्रेसी होगी। अगेन यहाँ भी एक आप देख सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक सेकंड नेम था लिबरल, उसी तरह मॉरल डेमोक्रेसी का भी एक अनदर नेम है एथिकल। और वहां आपको क्या ध्यान में रखना है, फोकस किस पे रखना है, ह्यूमन वैल्यूज पर। दैट ह्यूमन वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज फाउंडेशन इन दिस डेमोक्रेसी। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ, इसकी शुरुआत जो है दुनिया में डेमोक्रेसी अलग अलग लेवल पर बढ़ी है। जैसे आप काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट और काइंड्स ऑफ रूलिंग पार्टी 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से इन द सेंस 6th 7th में आपने पॉलिटिकल लेवल पर देख लिया था कि पहले मोनार्ची यानी राजाओं का वक्त था, फिर कहीं और टाइम चेंज हुआ और फिर डिक्टेटरशिप यानी कोई एक जो है वो पावरफुल बन जाता, देश का सारा कंट्रोल अपने साथ ले लेता। उसी के बाद कुछ वर्ल्ड वॉर दुनिया में हुए और फिर हमें एक नया कॉन्सेप्ट धीरे धीरे देखने को मिला, बहुत नया नहीं है। एथेंस से डेमोक्रेसी ग्रीस के देश से मानी जाती है कि रूट लेवल पर आ चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आप फर्स्ट क्लियर किया तो सेकंड में पहुंचे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ तब जाकर आज हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप डेमोक्रेसी भी डेवलप हुई है, एक कमी दूर की गई, 2 कमी दूर की गई, तब जाकर ये जो आज का फॉर्मेट हम देखते हैं डेमोक्रेसी का, जिसे हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी और कंप्लीट तरीके से फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के पास पावर है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो तब जाकर डेवलप हुई है। अब इसमें ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल में इन्होंने कहा इसकी शुरुआत 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अगेन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहां के राजा, वहां के मोनार्ची के अगेंस्ट में। वहां क्या था, कई तरह के क्लास और सेगमेंट थे, उन लोगों को क्या देना पड़ता था, कुछ क्लास को यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तो टैक्स नहीं देंगे, लास्ट क्लास टैक्स देगा। इसी तरह का एक वहां पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेटअप था। वहां लोगों ने विद्रोह किया और राजाओं से या जो भी वहां की गवर्निंग अथॉरिटी थी उससे क्या डिमांड की, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, यानी उनसे डिमांड किया गया कि हमें क्या मिलना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। लिबर्टी का मीनिंग यहाँ आप ले सकते हैं फ्रीडम से, कि हमें क्या दी जाए, हम जिस देश में रहते हैं हमें हमारे देश में फ्रीडम का फीलिंग आनी चाहिए। इक्वालिटी का मीनिंग है ऑल आर इक्वल, हम समझ सकते हैं कि कोई स्टेटस ऐसा ना हो, कोई स्टेटस ऐसा ना हो जिसमें ये कह दिया जाए कि आप सुप्रीम हैं, आप जो हैं अगर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं आपको स्पेशल राइट मिलेंगे, अगर आप कॉमन हैं तो आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। ये होता है अनइक्वालिटी, यानी अपने ही देश में लोगों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना कि ये सेगमेंट बहुत अच्छा है। जैसे हमारे देश में अगर आप सोचें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे लोग क्या है देश में कम इंपॉर्टेंट है, ऐसी डेमोक्रेसी आपको अच्छी लगेगी या आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? आज हम थोड़ी सी भी चीज को क्या कह देते हैं, नहीं, कोई अगर हमें थोड़ा सा भी डिग्रेड करने की कोशिश करे तो हम उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि वो हमें डिग्रेड करे। सेम उसी तरह वी लव टू बी इक्वल, यानी ऐसा आप में क्या जो मुझ में नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती है, हम सबको आती है। थोड़ा भी अगर सुने तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम उन्होंने डिमांड की 1789 में कि वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ये इक्वालिटी हमें दें। फर्टिनिटी का यहाँ मतलब है ब्रदरहुड, फर्टिनिटी का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, ब्रदरहुड से, यानी हमें क्या मिले, एकता मिले, हमें भाईचारा हो, हमें बांट कर आप अलग अलग डिवीजन में ना डाल दें। ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके कंटेंट में भी दे रखा है, बुक में भी दे रखा है कि मॉरल डेमोक्रेसी का, अगर हम एथिकल डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, उसकी अगर एक्सप्रेशन सबसे अच्छा या वो कब निकल कर दुनिया में सबसे अच्छी सामने आई, तो इसका एग्जाम्पल आपका किससे रहेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। किससे रहेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, जिसमें आपसे कहा गया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। ये 3 वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं। ये स्लोगन की तरह इन लोगों ने यूज किया था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी जो है बहुत ही अच्छा है, ये वर्ड्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए तीनों।
ये मॉरल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। किस रेवोल्यूशन से करते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यानी इसमें क्या बात की गई है? इसमें वैल्यूज की बात की गई है। किसी को आप आज़ादी ना छीने, किसी को आप कम या ज़्यादा या ऑर्डर या रैंक में ना रखें, और हमें सबको ब्रदरहुड और भाईचारे के साथ रहने दें, हमें आपस में बांटे ना। ये एक फीलिंग हमारी निकल कर आती है मॉरल डेमोक्रेसी से। आई होप कि आपको अभी तक का लेक्चर समझ आया होगा और आपको थोड़ा इजी लगा होगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेयर विद अस, प्लीज़ टेल टू द whatever issues you are having this discussion। अब आप फॉर्म्स दे सकते हैं, डेमोक्रेसी, मीनिंग, फिर वेरियस फॉर्म्स। 4 फॉर्म्स आज हमने पढ़ी हैं आपके सामने, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल। एंड दीज ऑल आर, मतलब ये ऑल सारा कंटेंट जो आपको अवेलेबल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लें, सुन लें, तो इट इज सफिशिएंट फॉर योर गेनिंग। इसी के 2-3 पार्ट और हैं, ये चैप्टर के 2-3 पार्ट और कैसे बनेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अगेन वो भी 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन और फिर लास्ट में जाते हुए एसेंस। इन सब के बीच में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एक 3rd पॉइंट पर। यानी ये चैप्टर जो है अगर आप पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्विक ऐसे आप इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी बोला आपसे कि 5 नंबर का वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से आप इस चैप्टर को रीड करें तो अभी के पोर्शन के लिए मैंने आपको समझा ही दिया है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थोड़ा सा अंडरग्रो होने की ज़रूरत है। बाकी आपके सारे डेफिनेशंस आपके सामने क्लियर हैं। अगर आप इसको क्लियरली देख लें, सुन लें, तो इट विल बी क्लियर टू यू। और कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, लिसन टू अस केयरफुली। और आपके अच्छे सजेशंस के लिए वी विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप देंगे। एंड मोर एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट, डेफिनेटली वी विल। Thank you so much for being attentive. I am waiting for you for next class part sections 2 of the moral democracy, जिसमें हम डिस्कस करेंगे concept of democracy from my side now। I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप जुड़े हैं। Thank you so much for this. Thank you.